हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज बात करने वाले हैं कि सिविल कोर्ट में जो है वो किस तरह से मैटर चलते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, किस तरह से प्रोसीडिंग्स चलती हैं, कौन सी स्टेज पे क्या डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इन पर्सन भी कोर्ट में जाके अपना मैटर फाइट करते हैं खुद से, और अगर कोई एडवोकेट भी हायर करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका मैटर कौन सी स्टेज पे है। नेक्स्ट स्टेप के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर होने चाहिए। आप अपने मैटर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो अगर आपको पता होगा कि हाँ आपको नेक्स्ट क्या प्रेजेंट करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑलरेडी मैंने कंज्यूमर कोर्ट का जो पूरा प्रोसेस है, स्टेजेस हैं, ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में डिस्कस की है। तो अगर किसी को ज़रूरत है, किसी को कंज्यूमर कोर्ट जाना है और उसके लिए अगर उसको प्रोसेस जानना है पूरा, तो वो जाके मेरे चैनल पे वो वाली वीडियोस देख सकता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिविल मैटर्स के बारे में। आज हम क्रिमिनल मैटर्स को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि क्रिमिनल मैटर्स का जो प्रोसेस है, जो स्टेजेस होती हैं वो अलग चलती हैं। सिविल मैटर्स की जो स्टेजेस हैं वो अलग चलती हैं। सिविल और क्रिमिनल को थोड़ा सा डिफरेंशिएट वैसे ही कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। जैसे कि रेंट एविक्शन वाले मैटर्स हो गए, या फिर कोई पैसों का लेन देन हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्रिंज वाले मैटर हो गए, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो गए। इस तरह के मैटर जो है वो सिविल मैटर्स में आते हैं। इसके अलावा जो आपको पता है, जैसे कि क्रिमिनल मैटर मतलब किसी का डेथ है, किसी को जो है वो चीटिंग वाले मैटर्स हैं, फ्रॉड वाले मैटर्स हैं, ये सारे क्रिमिनल मैटर्स हैं। तो इनका प्रोसेस अलग चलता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि मैं एक पूरी लिस्ट बनाऊं आपके लिए और एक पूरा लिस्ट में हम डिस्कस करें इस तरह से सिविल और क्रिमिनल मैटर्स को, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि इस तरह से लिस्ट बहुत लंबी है, मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि सिविल मैटर्स कैसे जो है वो कोर्ट में चलते हैं। तो प्रोसेस सेम है वैसे तो जो कंज्यूमर कोर्ट का होता है, मतलब एक्चुअली कंज्यूमर कोर्ट का जो मैटर है वो सिविल कोर्ट के मैटर्स की तरह ही चलता है, क्योंकि उसमें भी सिविल प्रोसीजर कोड ही चलता है। लेकिन आपको मैं पूरा टिपिकल लीगल लैंग्वेज नहीं बताऊंगी, इन प्रैक्टिकल मैं आपको जो है वो स्टेजेस आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए आप अपनी पूरा ड्राफ्ट करके अपना जो मैटर है, पूरी पिटिशन आपने ड्राफ्ट कर ली, आपका एक पूरा सेट बन गया, आपकी एक पूरी फाइल बन गई। ड्राफ्टिंग कैसे होती है इसको भी मैं, उसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स, आप अपने पूरे फैक्ट्स लिख देते हो, उसमें अपना एफिडेविट भी लगा देते हो। उसके बाद अब आपको सबमिट करनी है अपनी फाइल। तो फाइल आप सबमिट करोगे, सबसे पहले एक फाइलिंग का अलग से ऑफिस मतलब एक कमरा बना होता है जहाँ पे सिर्फ आप अपना मैटर जो है वो उनको जो है वो फाइल सबमिट करते हो। वो लोग आपकी फाइल ऐसा नहीं है कि आपने सबमिट की और वो वैसे ही रख लेंगे, वो आपकी फाइल को पूरी तरह से चेक करते हैं। हर एक लीगल फीस आपने दी है, स्टैंप उसमें अच्छे से लगी है, जो नोटरी होना था वो अच्छे से हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स लगने थे वो प्रॉपर वे से लगे हैं और सीक्वेंस में लगे हैं, हर एक चीज़ को वो चेक करते हैं। उसके बाद ही वो आपकी जो फाइल है उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो बेसिकली एक क्लैरिकल डिपार्टमेंट होता है उनका, जहाँ पे आप अपना मैटर, आप अपनी पिटिशन जो फाइल आपने बनाई है उसको सबमिट करते हो। अगर उन्होंने आपकी जो फाइल है उसको एक्सेप्ट कर लिया, सारा कुछ चेक करने के बाद, तो आप उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वो आपको डेट दे देंगे कि कौन सी डेट को कौन से कोर्ट नंबर में आपका मैटर लगा है। उसमें जज का नाम भी होता है, कोर्ट का नाम भी होता है, कोर्ट नंबर मतलब रूम नंबर बता देते हैं वो आपको कि आपको इस डेट को अब इस कोर्ट के सामने, इस जज के सामने जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपने आप को जो है वो अपीयर करना है। तो जब आप उस डेट पे अपीयर हो जाते हो, तो जब आप जज के सामने आपका जब नंबर आता है, आपको आवाज़ लगाई जाती है, तब आप जो है वो अपने जज के सामने बताते हो, इन ब्रीफ बताते हो, आप बताते हो, आपका एडवोकेट बताता है जो भी आपका सिचुएशन है। अगर खुद से कर रहे हो तो खुद भी कर सकते हो, खुद भी अपना बता सकते हो कि आपका क्या मैटर है, किस रिगार्डिंग आपने केस फाइल किया है। आपका एडवोकेट होता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वो सही से जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है आपके मैटर को। तो उसके बाद जज को बताया जाता है। जज वैसे अपना जो मैटर है वो पढ़ के आते हैं, फाइल्स वो पढ़ कर आते हैं, उनको पूरी फाइल का पता होता है, वो ऑलरेडी रीड आउट करने के बाद ही जो है वो इसीलिए आपसे थोड़ा सा ब्रीफ मांग लेते हैं उस टाइम कि हाँ जी क्या मैटर है। तो वो आप उनको थोड़ा सा बताने के बाद उसके बाद वो
अगर वो जो है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं जो आपने बताया है, उनको खुद को भी पता होता है कि फाइल में क्या है और क्या फैक्ट्स हैं, क्या एक्चुअल में मैटर है, तो उसके बाद वो आपको बोल देते हैं कि ठीक है, हम आपकी जो फाइल आपने लगाई है, आपने जो पिटीशन लगाई है, उसको हम जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। प्लेंट भी बोल देते हैं, पिटीशन भी बोल देते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और दूसरी पार्टी को जो है वो समन सर्व कर दिए जाएंगे। उस दिन इतनी ही बात होती है। उसके बाद वो रीडर को बोल देते हैं कि हाँ जी, समन निकाल दीजिए इस केस के लिए। अब जब समन निकल गए तो दूसरी पार्टी को समन जाएगा, दूसरी पार्टी को नोटिफाई किया जाएगा कि भाई आपके अगेंस्ट जो है वो मैटर लगाया गया है इस पार्टी के द्वारा। अब होता क्या है कि जो दूसरी पार्टी होती है, उस पार्टी को विद इन 30 डेज जो है वो अपीयर होना होता है कोर्ट में। मतलब उनको डेट बता दी गई होती है कि समन मिलने के बाद जो है वो इस डेट को आपको अपीयर होना है कोर्ट में विद रिटन स्टेटमेंट। मतलब आपको अपना रिप्लाई फाइल करना है। जो प्लेंटिफ ने लगाई है, जो पिटीशन डाली है प्लेंटिफ ने, उस पिटीशन का रिप्लाई जो डिफेंडेंट करता है, जो मतलब ऑपोजिट पार्टी होती है, कंज्यूमर मैटर में हम ऑपोजिट पार्टी कह देते हैं। और ये जो सिविल मैटर होते हैं, इसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का रिलेशनशिप चलता है। मतलब कि इसमें प्लेंटिफ जो है वो केस फाइल करता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब जब रिटन स्टेटमेंट आती है तो वो डिफेंडेंट फाइल करता है। डिफेंडेंट है, उसको रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए 30 डेज का टाइम पीरियड दिया होता है। अब मान लीजिए वो 30 डेज के बाद अपीयर तो हो जाता है, लेकिन वो उस दिन रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है। वो टाइम भी मांग सकता है और ये भी हो सकता है कि वो समन्स को इग्नोर कर दे। समन्स को अगर वो इग्नोर कर दे, मतलब वो अपीयर नहीं होना चाहता है कोर्ट में, वो समन्स को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है, मतलब कि वो ये शो कर रहा है कि उसको नहीं पता कि ऐसा कोई समन भी निकला है उसके लिए। अब अगर वो समन्स को, जैसे कि एक बारी उसने इग्नोर किया, ज्यादा से ज्यादा 2 बारी जाएगा, उससे ज्यादा 3 बारी चला जाएगा, उसके बाद से वो पार्टी जो है वो एक्स पार्टी डिक्लेयर हो जाएगी। मतलब कि वो समन्स को इग्नोर कर रही है, वो कोर्ट में जो है वो आना नहीं चाहती, अब वो पार्टी एक्स पार्टी बन गई। आपका जो है वो मैटर अभी डिस्पोज नहीं हुआ, मतलब ऐसा नहीं कि दूसरी पार्टी अपीयर नहीं हुई तो अब आपका केस खत्म हो गया वहीं पे, लेकिन अब आपका जो मैटर चलेगा वो दूसरी पार्टी एक्स पार्टी हो गई। आपका मैटर आगे सुना जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो कोर्ट को। लेकिन जहां पे डिफेंडेंट अपीयर हो गया, उसने जो है वो रिटन स्टेटमेंट के लिए या तो वो 30 डेज में ही अपनी रिटन स्टेटमेंट जो भी उसको डेट दी गई है उसमें फाइल कर देगा रिटन स्टेटमेंट, या फिर वो उस दिन डेट मांग लेगा। डेट आपको ये याद रखनी है कि डेट चाहे वो आप हो चाहे वो आपका डिफेंडेंट है, आपको जो है वो कॉन्टिन्यूसली 3 से ज्यादा डेट्स नहीं मिलेंगी। मतलब कि मान लीजिए एक बार आपने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करी आपके डिफेंडेंट ने, दूसरी बारी भी वो आ गया कि सर मेरे से नहीं बनी, या मुझे अभी कोई एडवोकेट नहीं मिला, कोई भी उसका रीजन हो सकता है, जेन्युइन या टाइम नहीं लगा किसी भी तरह से, तो सेकंड टाइम भी उसको डेट मिल सकती है। थोड़ा सा कोर्ट जो है वो उस टाइम पे डांट जरूर लगाते हैं डिफेंडेंट की, लेकिन ऐसा प्रोविजन है कि 3 तक, मतलब कि 3 डेट्स आपको मिल जाती हैं, लेकिन 3 से ज्यादा आपको रेगुलर बेसिस पे डेट्स नहीं मिलेंगी। मतलब कंटिन्यूसली आप 3 से ज्यादा डेट्स आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते। मतलब एक बारी करवा सकते हो, 2 बारी करवा सकते हो, 3 बारी करवा सकते हो। चौथी बारी अगर आप करवाते हो तो कोर्ट आपको फाइन भी लगा सकता है, और इसके अलावा जो है वो आपका मैटर जो प्लेंटिफ ने लगाया है सिर्फ उसको सुन के ही जजमेंट भी दे सकता है। तो वो पूरी तरह से कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है। तो चलिए मान ली उसने जो है वो रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी। रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के बाद अब जो है वो कोर्ट या तो प्लेंटिफ को बोलेगा कि आप इसका जो है वो रेप्लिकेशन दो। मतलब जो रिटन स्टेटमेंट दी है उसका भी रिप्लाई आपसे मांगा जा सकता है। आप खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हाँ आपको रेप्लिकेशन फाइल करनी है। मतलब जो डिफेंडेंट है जिन चीजों को डिनाई कर रहा है, या आगे से उसने आगे से जो है वो क्रॉस एलिगेशन आपके ऊपर लगा दिए हैं, तो आप उस चीज को भी क्लैरिफाई करना चाहोगे अपनी रेप्लिकेशन में। वो डिपेंड करता है, अगर जरूरत होती है तभी कहा जाता है रेप्लिकेशन फाइल करने के लिए, और अगर आपको जरूरत लगती है तो आप खुद भी कोर्ट को बोल सकते हो। नहीं, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के बाद भी नेक्स्ट स्टेज पे जो है वो मूव कर दिया जाता है जो प्रोसीडिंग्स हैं। बात अब रिटन स्टेटमेंट के बाद जब आपने जो है वो रेप्लिकेशन भी फाइल कर दी इन केस है, तो इसके बाद जो है वो फ्रेम किए जाते हैं इश्यूज। अब इशू कैसे फ्रेम किए जाते हैं इसके बारे में समझते हैं। इशू फ्रेम्स किए जाते हैं बेसिकली जो कोर्ट है वो इशू फ्रेम करता है। मतलब कोर्ट ने आपके फैक्ट्स पढ़ लिए, रिटन स्टेटमेंट वाले फैक्ट्स पढ़ लिए। अब कोर्ट को लगता है कि कुछ चीजें तो जो है वो डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट कर ली, कुछ उसने डिनाई कर दी। जो मेजरली डिनाइड चीजें होती हैं उसका जो है वो लम सम में जो है वो 3-4 इश्यूज जो है वो बनाए जाते हैं।
ज़्यादा भी बन सकते हैं। अगर मैटर कोई बहुत ही ज़्यादा लंबा है, फैक्ट्स कोई बहुत ही ज़्यादा है, लंबे हैं, तो ज़्यादा भी बन सकते हैं, लेकिन इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं फैक्ट्स के ऊपर, लॉज के ऊपर। कि आपको एग्जांपल देती हूँ कि क्या इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है अकॉर्डिंग टू लॉ इस मैटर को जो है वो एंटरटेन करने की, इस मैटर को जो है वो रिजॉल्व करने की। पहले तो मैटर ऑफ लॉ यही बन जाता है। फैक्ट्स होते हैं कि क्या प्लेंटिफ ने दूसरी पार्टी को पैसे दिए थे, या दूसरी पार्टी ने जो है वो प्लेंटिफ को कुछ प्रॉमिस किया था। इस तरह की चीज़ें हैं, ये जो है वो मेजरली इशू बनते हैं। और उसके बाद आपके जो सारे फैक्ट्स हैं, चाहे वो आपने लिखे हैं चाहे दूसरी पार्टी ने लिखे हैं, उनको जो है वो साइड करके अब जो मैटर है वो इश्यूज के ऊपर ही चलेगा। बेसिकली अब आपको जो इश्यूज बन गए हैं, जो कोर्ट ने बना दिए हैं, जो कोर्ट ने फ्रेम कर दिए हैं, ऐसा नहीं कोर्ट अपनी मर्जी से ही कर देता है। वो आपके जो है वो पूरी प्लेंट को पढ़ता है, आपकी रिटन स्टेटमेंट को पढ़ता है, आपके जो है वो सजेशन भी लेता है, मतलब आपके चाहे वो आपके एडवोकेट्स हैं उनके सजेशन भी लेता है। उसके बाद ही जो है वो इशू फ्रेम किए जाते हैं। फिर उसके बाद जब एग्री कर जाती है पार्टी कि हाँ एक्चुअल मैटर यही है और इन्हीं को डिसाइड करना है, तो उसके बाद उन इश्यूज पे चलती है नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट स्टेज पे आता है कि जो इशू फ्रेम होने के बाद जो बात आती है कि अब इन इश्यूज को जो प्लेंटिव भी है, जो डिफेंडेंट भी है, वो अपने हिसाब से प्रूव करेंगे। अब जो है वो उन्हीं इश्यूज के लिए आप एविडेंस भी लगाओगे, आप अपने विटनेसेस भी लेकर आओगे। तो इश्यूज फ्रेम होने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है एविडेंस रिकॉर्ड करने की। एविडेंस जो मैटर ऑफ लॉ होता है, इशू में डिसाइड करना होता है, उसके लिए क्या होता है कि दोनों पार्टीज अपने अपने फेवर में कहीं से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स लेकर आई हैं, लॉ क्या कहता है उसके सेक्शंस लगाएंगे, प्रोविजंस लगाएंगे, वो सारी चीजें लगाई जाती हैं के लिए, लॉ वाला जो इशू फ्रेम किया गया था उसको डिसाइड करने के लिए। इसके अलावा जो फैक्ट्स हैं उनको डिसाइड करने के लिए आप जो है वो एविडेंसेस दोगे कि आपके पास कोई एविडेंस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, कोई जो है वो कोई एग्रीमेंट साइन हुआ था, कहीं पे कोई फोटोग्राफ हैं, कोई वीडियोस हैं, किसी भी तरह का जो भी एविडेंस है उस इशू को जो है वो प्रूव करने के लिए वो आप उसके साथ अटैच करोगे। मतलब बेसिकली अब आपका मैटर लगा है एविडेंस पे, तो दोनों पार्टीज अपना एविडेंस देंगी और अपने जो इश्यूज हैं उनको प्रूव करने की कोशिश करेंगी। जो पार्टी कहती है कि हाँ ऐसा हुआ था, वो उसके लिए जो है वो प्रूफ देंगी, और जो दूसरी पार्टी कहती है ऐसा नहीं हुआ था, वो उसके लिए अपने प्रूफ देंगी। उसमें जो है वो डेट्स आपको मिल जाती हैं, क्योंकि वो डेट्स ऐसी होती हैं कि किसी दिन आपको जो है वो एक विटनेस को बुलाना है, किसी दिन आपको दूसरे विटनेस को बुलाना है, किसी दिन होता है कि आप उसको एग्जामिन कर रहे हो, किसी दिन होता है दूसरी पार्टी उसको एग्जामिन कर रही है। तो इसके लिए इस वाली स्टेज के लिए जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आपको डेट्स मिल जाती हैं। विटनेसेस के लिए आप खुद से अपने जो आपके विटनेस है उनको भी बुलवा सकते हो। साथ में अगर आप चाहते हो कि कोर्ट समन भेजे किसी विटनेस को, बहुत जरूरी है उस मैटर के लिए, तो आप कोर्ट को भी बोल सकते हो, लेकिन वहां पे आपको जो है वो फीस भी सबमिट करनी पड़ती है साथ में कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट जो है वो जो भी विटनेस आते हैं उनको जो है वो पेमेंट भी करता है। मतलब उनका जो खर्चा पानी आने जाने का या थोड़ा बहुत कुछ खाने का, तो दिन का जो उनका खर्चा पानी होता है वो भी कोर्ट देता है। ऐसा नहीं कि विटनेस वैसे ही आगे कोई नहीं आएगा ऐसे तो जो है वो गवाही देने के लिए। तो जब कोर्ट समन भेजता है तो विटनेस आते हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने पार्टी से पहले ही फीस जो है वो कोर्ट में डिपॉजिट करवा ली होती है। तो इसके बाद आपके जब एविडेंस भी चलेंगे, सब कुछ हो गया, उसके बाद आपका मैटर लगता है आर्ग्यूमेंट्स पे। आपके पास जो कुछ भी था, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स थे, चाहे आपके पास विटनेस थे, हर चीज दोनों पार्टीज ने सबमिट कर दी है कोर्ट में। अब कोर्ट आपको नेक्स्ट डेट देगा आर्ग्यूमेंट्स करने की। अब चाहे वो आप खुद आर्ग्यूमेंट्स करो, आपका एडवोकेट आर्ग्यूमेंट्स करे, जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो दोनों पार्टीज जो है वो आमने सामने करेंगी, कोर्ट के सामने करेंगी, जो है वो अपने इश्यूज को जो है वो प्रूव करने के लिए। उसके बाद उसी दिन जिस दिन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होता है आपके आर्ग्यूमेंट से उसी दिन, तब तो मैटर वो रिजर्व कर लेगा जजमेंट के लिए। लेकिन मान लीजिए वो उस दिन सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको वो नेक्स्ट डेट भी दे सकता है, आपको वो दोबारा सुनेगा। और आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए भी मान लीजिए एक पार्टी रेडी नहीं है, दूसरी पार्टी रेडी है, या फिर वहाँ पे भी डेट मिल जाती है प्रिपेयर होने के लिए। तो उसके बाद जब आपके आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं तो मैं
तो उसके बाद आपका जो जजमेंट है वो रिजर्व हो जाती है और आपको जो है वो कई बारी जो क्या होता है वो जो जज हैं वो उनकी वैसे अपनी मर्जी होती है, तो कई बारी जज उसी टाइम भी आपको बता देते हैं कि हाँ मैटर किसके फेवर में आया, नहीं तो वो रिजर्व करके रख लेते हैं और किसी एक डेट पे पूरा रिटन फॉर्म में हर इश्यूज के रिगार्डिंग जो है वो क्या जजमेंट उन्होंने बताई है उस तरह से जो है वो आपको आपकी जजमेंट आ जाती है। तो ये है पूरा सिविल कोर्ट का प्रोसेस। इसमें मैं एक चीज आपको बताना भूल गई कि जब एक्स पार्टे हो गई कोई पार्टी तो उसके बाद डायरेक्टली जो है वो जो प्लेंटिफ होता है उसके एविडेंसेस को जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके आर्ग्यूमेंट सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है, उसी के जो विटनेस आते हैं उनको एग्जामिन कर लिया जाता है, उनका खुद का कोई एडवोकेट ही कर लेता है क्योंकि डिफेंडेंट तो अपीयर हो नहीं रहा होता वहां पे, तो जो खुद ही एडवोकेट है वही उसके एविडेंसेस जो भी वो विटनेस है जो गवाही देता है उसको एक एफिडेविट के तौर पे जो है वो लगा देता है अपने एविडेंस जो रिकॉर्ड करते हैं अपने पूरे सेट में, तो उसके बाद जो है वो उसमें भी जजमेंट आ जाती है। लेकिन कहीं पे अगर कोर्ट को लगता है कि आपका मैटर जो है वो बेफजूल है, आप सिर्फ कोर्ट का जो टाइम है उसको वेस्ट कर रहे हो, तो आपका मैटर वैसे ही डिस्पोज भी हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जेन्युइन मैटर ही कोर्ट में जाएं, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए कोर्ट में अपने मैटर्स लगाएं। इसके अलावा प्रोसेस यही है, स्टेजेस यही होती हैं, जनरल जो प्रोसेस है वो यही चलता है सिविल कोर्ट में। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी, और ज्यादा नहीं बोलूंगी, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। और इसके अलावा कुछ और अगर पूछना होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। आपको वीडियो कैसी लगी वो जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, और जल्दी से बता दो कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस पर लेकर आऊंगी। तो आज के लिए बाय बाय और